हैं। वी कैन लाइक ओरल फ्लूइड्स हमने इंक्रीज कर दिए। ओरल फ्लूइड्स इंक्रीज करने के अलावा और क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं? वी कैन गो फॉर लाइक इन सीवियर कंडीशन। या एक और चीज हमें यहां पर मदर को एडवाइस देनी है, दैट इज द एडवाइस फॉर मैक्सिमम बेड रेस्ट। हमें मदर को एडवाइस देना है कि शी हैज टू टेक द मैक्सिमम बेड रेस्ट। अगर मदर सपोज कीजिए बेड रेस्ट ज्यादा लेगी तो स्लोली जो ट्रांसफ्यूडेशन है, चाहे मैटरनल ट्रांसफ्यूडेशन हो चाहे फीटल ट्रांसफ्यूडेशन हो, वो बढ़ेगा। सीरम जो है वो धीरे धीरे लीक होता होता प्लेसेंटा से या अम्नियोटिक इस अम्बिलिकल कॉर्ड से या प्लेसेंटा से लीक होके कहां आएगा? इस पूरे फीटस के पार्ट में आएगा। तो हमें मदर को एडवाइस देना है कि शी हैज टू टेक दी मैक्सिमम बेड रेस्ट। तो गाइस बेड रेस्ट देने से बेड रेस्ट प्रोवाइड करने से, ओरल फ्लूइड का इंटेक बढ़ाने से, इन दो चीजों से ही बहुत सारा एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। अगर सपोज कीजिए इन दोनों चीजों से जो मैंने आपको मैनेजमेंट बताया कि मदर को बेड रेस्ट प्रोवाइड करके या मदर के ओरल इंटेक को आप बढ़ा दिया, फिर भी सपोज कीजिए एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम नहीं बढ़ा, तो ये सीवियर कंडीशन हो गई ऑब्वियसली। इस सीवियर कंडीशन में हम क्या काम करेंगे? तो मैं बात कर रहा हूं सीवियर कंडीशन की। तो सीवियर कंडीशन में हमें क्या करना होगा? इन द सीवियर कंडीशन वी हैव टू गो फॉर एमनियोन इन्फ्यूजन। हमें किसके लिए जाना पड़ेगा? वी हैव टू गो फॉर द एमनियोन इन्फ्यूजन। एमनियोन इन्फ्यूजन में हम क्या करते हैं? थ्रू दी transabdominal, through the transabdominal we will insert a catheter। कहां पर इंसर्ट करोगे? यूट्राइन केविटी में, या आप ऐसा कर सकते हो एमनियोटिक केविटी में। तो बहुत ही स्टराइल टेक्निक के थ्रू हमने क्या काम किया? एमनियोटिक केविटी में एक कैथेटर को इंसर्ट किया, एंड कैथेटर को इंसर्ट करने के बाद वी विल ट्रांसफ्यूज 300 to 500 ml ऑफ वार्म सलाइन। आपने क्या काम किया? एक सिंगल डे में, एक दिन में आपने वहां पर क्या काम किया? ट्रांसफ्यूज किया। जैसे सपोज कीजिए एब्डोमिनल केविटी थी, एक कैथेटर इंसर्ट किया और उस कैथेटर के द्वारा आपने वार्म सलाइन जो है उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया। कितना? 300 से 500 ml के आसपास। ऑलराइट, वार्म सलाइन मतलब मैं आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन की बात कर रहा हूं। आइसोटोनिक कौन से सलाइन की बात कर रहा हूं? जो हमारा आइसोटोनिक जो नॉर्मल सलाइन होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये सलाइन आपको ट्रांसफ्यूज करना है। थोड़ा सा वार्म होगा तो टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन रहेगा फीटस का। ये काम आपको करना है, इसको बोलते हैं एमनियोन इन्फ्यूजन। ऑलराइट गाइस, तो ये था रिगार्डिंग दी मैनेजमेंट ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनियोज। ये किसका मैनेजमेंट हमने पढ़ा? ओलिगोहाइड्रोमनियोज के मैनेजमेंट के बारे में हमने डिस्कशन किया। हमने यहां पर दो चीजें पढ़ी थी। एक तो हम मदर को एडवाइस देंगे कि भाई आपको ओरल फ्लूइड ज्यादा लेने हैं, शी हैज टू टेक द मोर अमाउंट ऑफ ओरल फ्लूइड्स। दूसरा, हमें मदर को बोलना है कि शी हैज टू टेक द मैक्सिमम बेड रेस्ट, शी हैज टू गो फॉर मैक्सिमम बेड रेस्ट। उसके अलावा सीवियर कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? इन द सीवियर कंडीशन वी कैन गो फॉर द एमनियोन इन्फ्यूजन। गाइस, ओलिगोहाइड्रोमनियोज के आज के इस टॉपिक में हमारा जो लास्ट सब टॉपिक बचा है वो है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनियोज। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनियोज। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे किस चीज के? ओलिगोहाइड्रोमनियोज के। मतलब अगर ओलिगोहाइड्रोमनियोज को अगर हमने ट्रीट नहीं किया, उसका इलाज नहीं किया, तो क्या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं? चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फीटस में क्या प्रॉब्लम होंगी, मतलब मदर में क्या प्रॉब्लम होंगी, क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो हमें पढ़ने हैं। फीटस में क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम फीटस वाले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फीटस में हो सकता है
पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया। तो फीटस में क्या हो सकता है? पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया। पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया का मतलब है इमेच्योर डेवलपमेंट ऑफ लंग्स। इमेच्योर डेवलपमेंट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एज पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया। यहां पे इमेच्योर डेवलपमेंट में मेनली क्या होगा? यहां पर होगा मेनली डिक्रीज नंबर ऑफ एल्वियोलाई। जो लंग्स की मेन प्राइमरी सेल हैं, जो फंक्शनल सेल्स होती हैं, उनकी यहां पर डेफिशिएंसी होंगी, उनके नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो एल्वियोलाई का जब नंबर नहीं बढ़ेगा तो गैस एक्सचेंज कैसे होगा? हम कैसे कहेंगे फीटस में लंग्स मैच्योर हो गए? तो लंग्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होना है, पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया कहलाता है। और पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनियोस। नेक्स्ट वन, सेकंड यहां पर हम पढ़ेंगे लिम्ब डिफॉर्मिटीज। लिम्ब डिफॉर्मिटीज, क्या लिम्ब डिफॉर्मिटीज हो सकती है? यहां पर लिम्ब डिफॉर्मिटीज की अगर आप बात करें तो इसके एग्जांपल है यहां पर क्लब फुट। क्लब फुट, क्लब फुट को हम किसी और नाम से भी जानते हैं क्या? यस, यू कैन कॉल इट एज ए टेलिपस। तो गाइस स्केलेटल डिफॉर्मिटी हो गई। मतलब अगर यह है कि अगर पानी वहां पर नहीं होगा, अगर कंडीशन ओलिगोहाइड्रोमनियोस की होगी, तो फीटस के फ्री फ्लोटिंग मूवमेंट, बेबी जो आराम से वहां पर जो फ्लोटिंग कर रहा था, वो फ्लोटिंग तैर रहा था एमनियोटिक कैविटी में, वो नहीं होंगे। उसकी वजह से जब उसके लिम्ब, उसके हाथ पैर अगर प्रॉपर्ली मूवमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? पानी नहीं होने से वो लिम्ब एक तरीके से उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, उनमें कहीं ना कहीं अबनॉर्मलिटी हो जाएगी, डिफॉर्मिटीज खड़ी हो जाएगी। और उसी डिफॉर्मिटीज का एक एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूं। उस डिफॉर्मिटी का क्या नाम है? उसका नाम है क्लब फुट या टेलिपस। क्लब फुट या टेलिपस की कंडीशन में क्या होता है? इसका मतलब है डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ फुट। डाउनवर्ड भी एंड इनवर्ड भी, मतलब बेबी के जो पैर हैं वो ऐसे नीचे लटक जाएंगे और अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे। इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट, इट इज कॉल्ड एज टेलिपस या क्लब फुट। ये लिंग डिफॉर्मिटीज यहां पर होगी। तीसरा, थर्ड वन, अगला फीटस को क्या कॉम्प्लिकेशन होगा लिम्ब डिफॉर्मिटीज के बाद में हम बात करेंगे पोर्टर्स फेस के बारे में। तो गाइस याद रखना, ओलिगोहाइड्रोमनियोस का एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है पोर्टर्स फेस। पोर्टर्स फेस का मतलब यहां पर क्या होगा? मतलब क्या चीजें देखने को मिलेंगी आपको? हम कह सकते हैं लाइक फ्लैट नेजल सेप्टम, फ्लैट नेजल सेप्टम, फ्लैट नेजल सेप्टम के अलावा लो सेट ईयर्स, लो सेट ईयर्स। नेक्स्ट यहां पर हो सकता है डबल फोल्ड इन, डबल फोल्ड इन ईयर पिना। ईयर पिना में क्या होना? डबल फोल्ड बन जाना, इस तरीके से अपनी तरफ से वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना। तो डबल फोल्ड इन द ईयर पिनास हम कह सकते हैं, या लो सेट ईयर्स, मैंने क्या बोला? लो सेट ईयर्स और फ्लैट नेजल सेप्टम। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं किस पॉइंट में? पोर्टर्स फेस की कंडीशन के अंदर। ऑलराइट गाइस, तो पोर्टर्स फेस इज वन ऑफ द बिग कॉम्प्लिकेशंस, ग्रेट कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू दी ओलिगोहाइड्रोमनियोस। ऑलराइट, पोर्टर्स फेस में क्या मिलेगा? नेजल जो सेप्टम है या नेजल ब्रिज है वो फ्लैट मिल सकता है, मतलब नाक फ्लैट हो सकता है। ईयर्स, अगर हम आई के लेवल को कंपेयर करें तो ईयर्स नीचे होंगे, लो सेट ईयर्स होंगे। और ईयर्स की जो पिनाज हैं उनके कैंथस एरियाज जो हैं वहां पर डबल फोल्ड भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगला यहां पर कॉम्प्लिकेशन होगा रिलेटेड टू द फीटस, वो हो सकता है कोड कंप्रेशन। अब देखिए एमनियोटिक फ्लूइड वहां पर है नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड वहां पर नहीं होने की वजह से क्या होगा? फीटस जो है उसका कोई भी बॉडी पार्ट
कोई भी फीटस का बॉडी पार्ट अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है। अगर आके उसके ऊपर हाथ भी टिक गया तो कॉर्ड तो कंप्रेस हो गई। तो किसी भी फीटस के बॉडी पार्ट से जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कंप्रेस हो सकती है, और कॉर्ड कंप्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है। इसकी वजह से फीटस में डी एक्सीलरेशन होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, इवन फीटस की डेथ भी हो सकती है। ऑलराइट, तो ये भी एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है कॉर्ड कंप्रेशन। और फाइनली वहां पर है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, हम इसको शॉर्ट में MAS के नाम से जानते हैं, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, मास। ऑलराइट गाइस, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का यहां पर क्या मतलब होता है? मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का मतलब यह होता है कि फीटस ने मेकोनियम को एस्पिरेट कर लिया, फीटस ने मेकोनियम को एस्पिरेट कर लिया, ठीक है, ये एस्पिरेशन हो गया, एस्फाइक्सिया हो गया। बाद में एस्पिरेट करने के बाद में इस मेकोनियम ने, मेकोनियम क्या होता है, मेकोनियम एक ओपियोइड प्रोडक्ट होते हैं, ओपियोइड प्रोडक्ट होते हैं। उन्होंने क्या काम किया, फीटस के जो एनल स्पिंसर होता है, इंटरनल एनल स्पिंसर, उसको रिलैक्स कर दिया, और रिलैक्स करने की वजह से फीटस लगातार बहुत सारा मेकोनियम उस एमनियोटिक कैविटी में पास करता रहेगा और उसको सोलो करता रहेगा। फाइन, उसको बोलते हैं मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। ऑलराइट गाइस, मैंने क्या बोला यहां पर आपको? मैंने ये बोला कि फीटस विल सोलो द मेकोनियम, सो फीटस विल पास द मेकोनियम, मेकोनियम को पास करेगा। मेकोनियम एक ओपियोइड सब्सटेंस होता है। जब फीटस वापस उसी मेकोनियम को कंटिन्यूअसली सोलो करेगा तो ये फीटस में करवाएगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इसकी वजह से फीटस में क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है उस ओपियोइड सब्सटेंस की वजह से जो कि मेकोनियम में था। नाउ व्हाट विल हैपन, फीटस के जितने भी स्पिंसर्स थे वो लूज हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से जो एनल स्पिंसर हैं वो लूज होंगे और फीटस विल कंटिन्यू टू पास मोर वॉल्यूम ऑफ मेकोनियम। ऑलराइट गाइस, ये था मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। तो गाइस, मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ाया। कैसे कॉम्प्लिकेशंस? कॉम्प्लिकेशंस विच अकर्स इनटू द फीटस, जो बेबी है उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, किसकी वजह से? ओलिगोहाइड्रोमनियोस की वजह से। कॉम्प्लिकेशंस की कैटेगरी में मैंने आपसे कहा पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया, ये लंग्स की प्रॉब्लम थी। लंग्स मैच्योर नहीं होते, लंग्स का डेवलपमेंट नहीं होता, हो सकता है वहां पर मेन कारण यही है, एल्वुलाई का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता। दूसरा, लिम्ब डिफॉर्मिटीज, ये स्केलेटल डिफॉर्मिटी है। स्केलेटल डिफॉर्मिटी का नाम क्या है? क्लब फुट। दूसरा नाम क्या बताया? टेलिपस। इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट इज कॉल्ड एज क्लब फुट। तीसरा कॉम्प्लिकेशन बताया पोर्टस फेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फ्लेड नेजल सेप्टम, लो सेट ईयर्स, डबल फोल्डिंग ऑफ द कैनुला, डबल फोल्ड ऑफ द ईयर पिना, ये कहलाता है पोर्टस फेस। इसके अलावा फीटस में कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है। कॉर्ड कंप्रेशन के अलावा मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो सकता है। ऑलराइट गाइस, तो ये थे कुछ कॉम्प्लिकेशंस। किससे रिलेटेड? कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू दी ओलिगोहाइड्रोमनियोस इन दी फीटस। किसमें बताइए मैंने? फीटस में। ऑलराइट, अब मदर में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? इन मदर, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनियोस मदर के अंदर। मदर में कोई इतना बड़ा सीरियस कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा, बट फिर भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड अगर वहां पर यूट्राइन कैविटी में अगर होता है इनफ अमाउंट में, तो अगर पानी ज्यादा होता है तो वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को। और यूट्रस के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो लेबर की जो प्रोसेस होती है वो इनिशिएट होती है। ऑलराइट, तो एमनियोटिक फ्लूइड का एक अपना वाइटल रोल प्ले करता है। किस चीज के अंदर? एमनियोटिक फ्लूइड प्लेज द वाइटल रोल इन दी इनिशिएशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या स्टार्टिंग ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो मदर में प्रॉब्लम क्या होगी? प्रोलॉन्ग्ड लेबर की प्रॉब्लम होगी। प्रोलॉन्ग्ड लेबर। प्रोलॉन्ग्ड लेबर क्यों होगा? ड्यू टू यूट्राइन इनर्सिया। आप इनर्सिया का दूसरा नाम एटोनिया भी बोल सकते हो, मतलब अब्सेंस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब्सेंस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, आपने नाम क्या बोला? इनर्सिया या एटोनिया। तो गाइस, लेबर प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी, लेबर का जो ओवरऑल टाइम है वो ज्यादा लगेगा। रीजन, एमनियोटिक फ्लूइड था उसकी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी थी, उसकी वजह से वहां पर कॉन्ट्रैक्शंस जो थे वो स्टार्ट नहीं हो पाए, मायोमेट्रियम के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ा और उसने कॉन्ट्रैक्शंस नहीं किए। ये एक बड़ा
कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऑलराइट गाइस, तो ये था मेनली अबाउट दी कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनियोज की। तो गाइस, हमने ओलिगोहाइड्रोमनियोज के बारे में क्या क्या चीजें डिस्कस की। हमने ओलिगोहाइड्रोमनियोज के अंदर डिस्कस किया रिगार्डिंग दी इंट्रोडक्शन ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनियोज कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम 200 ml से कम हो, कब? टर्म के समय में, मतलब डिलीवरी से थोड़ा पहले 36 या 37 वीक पे, या अगर पूरा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जिसके 4 पाउच होते हैं, 4 पॉकेट होते हैं, उनकी लेंथ 5 सेंटीमीटर से कम हो, या एक वर्टिकल पाउच का ओवरऑल डायमीटर अगर 2 सेंटीमीटर से कम हो, तो हम उस कंडीशन को कहेंगे ओलिगोहाइड्रोमनियोज। हमने इसकी इटियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। इटियोलॉजी में हमने डिस्कस किया कि दिल में प्यार, हेड से प्यार, मतलब ड्रग्स की वजह से, या हम ऐसा कह सकते हैं आईयूजीआर की वजह से, या ऐसे बहुत सारे कारण हमने पढ़े। फिर हमने इसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़ा। साइन एंड सिम्टम्स के बाद में मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के बाद में फाइनली हमने क्या डिस्कस किया रिगार्डिंग दी कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनियोज के बारे में पढ़ा। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ओलिगोहाइड्रोमनियोज। थैंक यू।